मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की जो हमारी साइंस विषय की अंतिम क्लास है वो मानव शरीर के बारे में है। आज की क्लास में हम मानव शरीर की संरचना, उनके अंगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम हर टॉपिक को विस्तार से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इन 7 क्लासों का अध्ययन करके आप इस भर्ती में पूरे से पूरे 5% सही करके 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो करते हैं आज के क्लास की शुरुआत पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। यानी मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है। उत्तक, अंग, अंगतंत्र और कोशिका। तो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। कोशिका को मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है। यानी एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। अंग कहलाता है, तंत्र कहलाता है, उत्तक कहलाता है या नाड़ी कहलाता है। तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है उत्तक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे छोटी क्या है? कोशिका। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। और अंगतंत्र एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करेंगे, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करेंगे, अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करेंगे और अंगतंत्र एक मानव शरीर को रूप प्रदान करते हैं। समझ गए होंगे आप, कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और मानव शरीर। आगे चलते हैं, थोड़ा हम कोशिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। यह एक मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज पूछ ली जाए तो वास्तव में जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। लेकिन प्रश्न यही पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन प्रश्न बने जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। आगे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्लाइडेन और स्वान ने। किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्लाइडेन और स्वान ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। कौन सी होती है? अंडाणु। प्रश्न पूछा जा सकता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। इसमें क्या होता है, कई बार तो ऑप्शन आता है अंडाणु, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु। कई बार ऑप्शन में आता है सबसे बड़ी कोशिका, तो उसमें एक ऑप्शन आता है शुतुरमुर्ग का अंडा। या मानव शरीर के बारे में नहीं, वैसे आ जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो उसमें आता है शुतुरमुर्ग का अंडा एक सबसे बड़ी कोशिका है। अब मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। लेकिन अंडाणु का अगर नाम नहीं आता तो दूसरे नंबर पर आती है तंत्रिका कोशिका। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका और सबसे बड़ी है अंडाणु। आगे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। आगे देखो, पादप कोशिकाओं में उपस्थित संरचना जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? पादप कोशिका में कौन सी उपस्थित होती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती? तो पादप कोशिका में एक तो कोशिका भित्ति होती है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ये दोनों जंतु कोशिका में नहीं होते। कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। पादपों में इसके बाहरी आवरण एक और होता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। आगे देखो, कोशिका में एक केंद्रक होता है, तो केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है।
लाइसो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आरएनए और राइबोसोम कहाँ बनते हैं? केंद्रक में आरएनए और राइबोसोम बनते हैं। अब ये राइबोसोम का क्या होता है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। पूछा जा सकता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो राइबोसोम। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। एक कोशिकीय जीव का नाम है अमीबा। यानी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, छोटी कोशिका शुक्राणु, कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, और आत्मघाती थैली लाइसोसोम, और प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। ये इस सारणी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कोशिका की आज सेकंड क्वेश्चन आता है, संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। यानी संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन कौन से? ये प्रश्न पूछा गया था। रक्त, अस्थि, एपिथेलियम, हृदय पेशी। यानी इनमें से संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन से हैं? तो संयोजी उत्तक के उदाहरण होते हैं, एक तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अस्थि क्या है? अस्थि एक कठोर संयोजी उत्तक है। संयोजी यानी संयोजन, जो जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजी शब्द क्या आता है? जोड़ने का कार्य करने वाले उत्तक जो होते हैं संयोजी उत्तक। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, अस्थि एक कठोर संयोजी उत्तक है, ये दोनों तो हैं। एपिथेलियम तो अलग ही खुद ही एक उत्तक है। हृदय पेशी जो है ये हृदय पेशी नरम होते हैं, इसलिए ये पेशीय उत्तक है। ये कौन सा उत्तक है? ये पेशीय उत्तक है, ये एपिथेलियम उत्तक है। और रक्त और अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक। तो उदाहरण हो गया ए और बी, ऑप्शन ए और बी। संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन सा है? रक्त और अस्थि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। तो संयोजी उत्तक के उदाहरण क्या है? रक्त और अस्थि। आगे चलते हैं। अब उत्तक के बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन ही कर लेते हैं। उत्तक के 4 प्रकार होते हैं। उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पहला देखो संयोजी उत्तक, जो जोड़ने का कार्य करता है, यानी यह शरीर के भागों को जोड़ता है। संयोजी उत्तक के उदाहरण देखते हैं। देखो रक्त पहला क्या है? रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। हड्डी एक कठोर उत्तक है। अस्थि, उपास्थि, वसा उत्तक होता है ना, एडिपोज, इसका ये नाम भी आ सकता है एडिपोज, वसा उत्तक। और टेंडन ये क्या करते हैं? टेंडन क्या करता है? टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। ये लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट होते हैं ना अपने, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। एक होता है आरोलर उत्तक, ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट बातें, आरोलर उत्तक कहाँ पाया जाता है? आरोलर उत्तक त्वचा के नीचे पाया जाता है। लिगामेंट क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। टेंडन क्या होता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। तो संयोजी उत्तक के उदाहरण देखो जोड़ने का वाले, पहला रक्त, दूसरा अस्थि या हड्डी, तीसरा उपास्थि, वसा उत्तक, टेंडन, लिगामेंट और आरोलर उत्तक। याद रखने आपको इंपॉर्टेंट है ये, रक्त, अस्थि, उपास्थि, वसा उत्तक, टेंडन, लिगामेंट और आरोलर उत्तक। नेक्स्ट है एपिथेलियम उत्तक, अभी नाम आया था ना, एपिथेलियम उत्तक। यह शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है। यह शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकने का कार्य कौन करता है? एपिथेलियम उत्तक। यानी ये एपिथेलियम उत्तक सुरक्षा का कार्य करते हैं। सुरक्षा का कार्य कौन करेंगे? एपिथेलियम उत्तक। कौन कौन से हो जाते हैं? यह संरक्षण, अवशोषण, संरक्षण करेगा, अवशोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा और संवरण में सहायक होता है। कौन कौन से हैं? त्वचा है, मुंह है, ग्रंथियां हैं, ईटीसी। याद रखना एपिथेलियम उत्तक यह शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है या सुरक्षा करता है। यह संरक्षण, अवशोषण, उत्सर्जन और श्रवण में सहायक होता है। वो उदाहरण है त्वचा, मुंह है, ग्रंथियाँ। त्वचा, मुंह है, ग्रंथियाँ, ये तीनों क्या हैं? एपिथेलियम उत्तक है। तीसरा है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका उत्तक क्या करता है? यह संदेशों के संचार और प्रतिक्रिया में कार्य करता है। तंत्रिका उत्तक संदेश भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। तंत्रिका उत्तक में संदेश भेजने का कार्य हो रहा था, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? मस्तिष्क आ जाएगा, तंत्रिकाएं आ जाएगी और रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, यानी मेरुरज्जु।
तंत्रिका ऊतक तो याद रह जाएगा, इसकी इकाई न्यूरॉन है, संदेश भेजने का कार्य करते हैं। इनमें भाग हैं, मस्तिष्क है, तंत्रिकाएं हैं और रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु है। मस्तिष्क, तंत्रिकाएं, रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु। और चौथा है पेशीय ऊतक, यह शरीर की गति और चाल में मदद करता है। पेशीय ऊतक शरीर की गति और चाल में मदद करता है, जैसे हृदय पेशी, कंकाल पेशी और चिकनी पेशी। हृदय पेशी, कंकाल पेशी और चिकनी पेशी, इनमें पेशियाँ, पेशी नाम भी आ रहा है, हृदय पेशी, कंकाल पेशी और चिकनी पेशी पेशीय ऊतक है। यह शरीर की गति और चाल में मदद करता है। तो 4 प्रकार के ऊतक हो गए। पहला संयोजी में है रक्त, अस्थि, उपास्थि, वसा, टेंडन, लिगामेंट और आरोदर। एपिथेलियम में है त्वचा, मुंह है, ग्रंथि, सुरक्षा का कार्य करता है। तंत्रिका में मस्तिष्क है, तंत्रिकाएं हैं और मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी है। पेशी ऊतक में है हृदय पेशी, कंकाल पेशी और चिकनी पेशी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र से आपके 100% कोई ना कोई क्वेश्चन बनना ही है। तो मानव पाचन तंत्र का अंग कौन सा नहीं है इसमें, ग्रसनी, ग्रास नली, मलाशय और श्वास नली। अब श्वास नली है वो तो एक श्वसन तंत्र का अंग है, जबकि ग्रसनी, ग्रास नली और मलाशय ये तीनों क्या हैं, पाचन तंत्र के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, श्वास नली क्या है, श्वसन तंत्र का अंग है। आगे चलते हैं। पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। पाचन क्रिया की शुरुआत होती है मुख से। जब हम भोजन को लेते हैं तो भोजन लेने का कार्य होता है मुख से, तो पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन है, मानव के आहार नाल या पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आमाशय, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की आहार नाल में होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाना है, आहार नाल में क्या होता है, पाचन तंत्र में क्या होता है, कि इसका क्या काम है। तो मनुष्य की आहार नाल में होते हैं, क्या क्या होते हैं, ग्रसनी हाँ होता है, आमाशय होता है, मलाशय भी होता है, आंत, आंत का अर्थ होता है बड़ी आंत, छोटी आंत ये भी होता है, यकृत तो यकृत नहीं होता। मनुष्य की आहार नाल में ग्रसनी, आमाशय, आंत और मलाशय होते। तो ए बी डी ई, ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी ई, ग्रसनी, आमाशय, आंत और मलाशय मनुष्य की आहार नाल में होते हैं, यकृत नहीं होता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का कार्य क्या है। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, पचे हुए भोजन के सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, पानी और लवणों को अवशोषित करना, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना और प्रोटीन को पचाना। तो बड़ी आंत का क्या कार्य है, बड़ी आंत का कार्य है पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। बड़ी आंत का क्या कार्य है, पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना और पचे हुए भोजन सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये कार्य होता है छोटी आंत का। सबसे ज़्यादा अवशोषण का कार्य कौन करती है, छोटी आंत। तो बड़ी आंत का कार्य क्या है, पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें देखो, ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति क्या होती है। ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति होती है, उसको क्रमांकुचन गति कहते हैं। ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति को क्रमांकुचन गति कहते हैं। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग ग्रहणी या डोडेनम कहलाता है। इंग्लिश वाला नाम भी आता है कई बार, ये कई बार इंग्लिश वाला डोडेनम नाम आ जाता है। क्या नाम आता है, डोडेनम, डोडेनम। तो छोटी आंत का पहला और छोटा भाग होता है डोडेनम या ग्रहणी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ग्रहणी भी बोलते हैं। तो छोटी आंत का पहला और भाग कौन सा हो गया, ग्रहणी हो गया। आहार नाल का अंतिम सिरा तो क्या होता है, मलाशय। आहार नाल का अंतिम सिरा क्या होता है, मलाशय होता है। आहार नाल का वह भाग जो मुंह के बाद होता है, मुंह के बाद मुख गुहा का नंबर आता है। तो पहले में तो क्या है, पहला है, दूसरे में क्या है, तीसरा है, तीसरे में क्या है, चौथा है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति होती है क्रमांकुचन गति। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग याद रखना ग्रहणी या डोडेनम कहलाता है। आहार नाल का अंतिम सिरा मलाशय होता है और आहार नाल का वह भाग जो मुंह के बाद आता है मुख गुहा कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के अंग बताना है। इसमें देखो, इसमें एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा था। इसमें कुछ नाम इंग्लिश के दे दिए थे। पहला देखो, मलाशय, ट्रेकिया, इसोफेगस, मूत्राशय और फेरिक्स। तो इनमें से
पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। इसमें इंपोर्ट देखो अपनों क्या क्या आते हैं, मलाशय पाचन तंत्र का अंग है, ये तो अपन को आ रहा है, तो ए तो सब में होगा। तो इनमें देखो ए और बी ऑप्शन में ए नहीं आ रहा कहाँ भी, तो ये दोनों तो आंसर कट गए, ऐसे भी काट लिया करो। आपको एक ऑप्शन आ रहा है मलाशय, तो ये ए वाला ऑप्शन इन दोनों में नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन बचे सी और डी। अब देखो ए और बी, मलाशय और ट्रेकिया, और इसमें देखो ए सी ई, तो इसमें देखो मलाशय एक पाचन तंत्र का अंग है, इसोफेगस भी क्या है, पाचन तंत्र का अंग है, और ये जो फेरिक्स होता है ये भी क्या है, पाचन तंत्र का अंग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तीनों क्या है, पाचन तंत्र के अंग है। अब देखो इसमें मूत्राशय तो वैसे ही कट गया, मूत्राशय क्या है, ये तो उत्सर्जन तंत्र का अंग है। अब बच गए इसमें नाम आए हैं तीन, स्पेशल इंग्लिश में आए हैं, वो ट्रेकिया, फेरिक्स और इसोफेगस। ट्रेकिया, फेरिक्स और इसोफेगस क्या है। अब देखो फेरिक्स, ये फेरिक्स है ना, फेरिक्स बोलते हैं ग्रसनी को, इसका याद रखना, फेरिक्स किसको बोलते हैं, ग्रसनी को बोलते हैं। अब ग्रसनी क्या करता है, भोजन और वायु दोनों के मारक के रूप में कार्य करती है। ये जो फेरिक्स है यह भोजन और वायु दोनों के मारक के रूप में कार्य करती है, यानी यह है पाचन तंत्र का भी अंग है और यह श्वसन तंत्र का भी अंग है, क्योंकि यह भोजन और वायु दोनों के मारक के रूप में कार्य कौन करती है, ग्रसनी करती है, इसको फेरिक्स बोलते हैं। याद रखना, ग्रसनी या फेरिक्स को भोजन और वायु दोनों के मारक के रूप में कार्य करती है। दूसरा देखो इसोफेगस, इसोफेगस होता है ग्रास नली, इसोफेगस को बोलते हैं ग्रास नली, यह भोजन को पेट तक पहुंचाने का कार्य करती है ग्रास नली, और इसको बोलते हैं इसोफेगस। अब दो बच गए, ट्रेकिया, ट्रेकिया बोलते हैं श्वास नली को, ट्रेकिया का अर्थ होता है श्वास नली, जो हिंदी में आता तो बड़ा इजी होता, ट्रेकिया श्वास नली श्वसन तंत्र का अंग है, और मूत्राशय तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ये तो कोई अपने आप समझ में आ रहा था। लेकिन ये ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया बोलते हैं श्वास नली को, श्वसन तंत्र का अंग है। इंपॉर्टेंट है, ग्रसनी यानी फेरिक्स भोजन और वायु दोनों के मार्ग के रूप में कार्य करती है, और ये इसोफेगस है ग्रास नली जो भोजन को पेट तक पहुंचाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक फले पल्ले जैसी प्रत्यास्थ उपास्थि संरचना है जो कि इसोफेगस यानी ग्रास नली और ट्रेकिया यानी श्वास नली के बीच स्वच्छ की भांति कार्य करता है। यानी अपने जो गले में इसोफेगस जो ग्रास नली है और ट्रेकिया जो श्वास नली है जिसमें अपन श्वास लेते हैं, इसोफेगस जिसमें से अपन भोजन लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक स्विच सा लगा हुआ है, और वो स्विच की भांति कार्य करता है, वो क्या है। फेरिक्स या ग्रसनी है, लरिंक्स या कंठ है, एपिग्लोटिस है या ब्रोंकस है। तो जो इसोफेगस यानी ग्रास नली और ट्रेकिया यानी श्वास नली के बीच एक स्विच सा लगा हुआ है, स्विच की भांति कार्य करता है, वो कहलाता है एपिग्लोटिस। क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट एपिग्लोटिस कहलाता है। ये क्या करता है, स्विच की भांति करता है, जब भोजन आता है तो भोजन को भेज देता है, जब श्वास आता है तो श्वास को भेज देता है, और ये दोनों को मिलने नहीं देता। कई बार क्या होता है, हमें खांसी आ जाती है खाना खाते वक्त, वो क्यों होता है, क्योंकि भोजन के कुछ कण है ना वो श्वास नली में चले जाते हैं, इसलिए हमें खांसी आने लगती है, तो हम पानी पीते हैं तो वो सही हो जाती है। तो ये स्विच की भांति कार्य कौन करता है, एपिग्लोटिस, समझ गए होंगे। अब लैरिक्स, लैरिक्स क्या है, लैरिक्स या कंठ है, ये क्या है, आवाज़ बनाने वाला अंग है। याद रखना, फेरिक्स तो क्या था, फेरिक्स तो था ग्रसनी, और लैरिक्स क्या है, ये लैरिक्स बोलते हैं कंठ को, तो लैरिक्स है आवाज़ बनाने वाला अंग। लैरिक्स क्या है, आवाज़ बनाने वाला अंग है। ये ब्रोंकस ऑप्शन में आया ना, ये ब्रोंकस, ये तो फेफड़ों की ओर जाने वाली शाखाएँ होती है। ब्रोंकस क्या है, ये तो फेफड़ों की ओर जाने वाली शाखाएँ होती हैं। अब देखो, मनुष्य की आहार नाल या पाचन तंत्र के प्रमुख भाग कौन से हैं, हम इनको याद कर लेते हैं, बच गए वो है नहीं। सबसे पहले पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होती है, मुख के बाद ग्रसनी या फेरिक्स। क्या आता है, मुख के बाद ग्रसनी या फेरिक्स, ग्रसनी के बाद ग्रास नली या इसोफेगस, ग्रसनी के बाद क्या है, ग्रास नली या इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक या आमाशय यानी पेट, आमाशय आ जाता है। आमाशय के बाद में छोटी आंत या अक्षुदांत्र बोलते हैं उसको, फिर बड़ी आंत या वरीदांत्र बोलते हैं, और लास्ट में गुदा या मलाशय। लास्ट भाग क्या है, गुदा या मलाशय।
यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आपको याद रखना है। पहला भाग मुख, फिर ग्रसनिया फेरिक्स, फिर ग्रासनलिया इसोफेगस, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर गुदाया मलाशय। छोटी आंत को अक्षुतांत्र बोलते हैं, बड़ी आंत को वरीयतांत्र बोलते हैं। तो मुख के बाद ग्रसनिया फेरिक्स, ग्रासनलिया इसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाया मलाशय। आगे चलते हैं। अब हम आहार नाल को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मुख में क्या होता है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। दांत जो भोजन को हम दबाते हैं, तो ये क्या है? ये भोजन का यांत्रिक पाचन है। दांत जब भोजन को चबाते हैं, यह है यांत्रिक पाचन। अब लार बनती है अपने मुंह में, तो लार में उपस्थित क्या होता है? टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को पचाता है। लार में उपस्थित कौन कौन से हार्मोन एंजाइम होते हैं? टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं? स्टार्च को पचाता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाता है, टाइलिन या एमाइलेज। मुंह में लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाता है? टाइलिन या एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुंह में लाला ग्रंथियाँ पाई जाती है तो लाला रस स्रावित करती है, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीभ, अब मुंह में क्या होता है? जीभ होते हैं। जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। अब कैसे कैसे पता चलता है? हम जब जीभ की आगे से नोक पर जब हम छूते हैं तो उससे हमें मीठे का पता चलता है, किनारों पर हमें खट्टे का पता चलता है और पीछे की साइड हमें कड़वे का अनुभव होता है। तो जीभ की नोक पर मीठे का पता चलता है, किनारों पर खट्टा और पीछे कड़वा। यानी आगे आगे जीभ लगाते हैं तो मीठे का पता चलता है, किनारों पर खट्टे का और पीछे की ओर कड़वे का आभास होता है। हमें गर्म खाना खाने से ज़्यादा अच्छा लगने की वजह क्या है? हमें ठंडे खाने की बजाय गर्म खाना अच्छा लगता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पृष्ठ तनाव, गर्म खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म खाना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। क्या कारण है पृष्ठ तनाव कम होना? आगे चलते हैं। सेकंड, मुख में दांत भी होते हैं। तो मानव दांत किस प्रकार के होते हैं? विषम दंती होते हैं, यानी कई प्रकार के दांत होते हैं मानव में। अब बचपन में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। वैसे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। यानी दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब दांतों के 4 प्रकार होते हैं। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? दांतों के 4 प्रकार होते हैं। पहला देखो कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा चवर्णक। इनके इंग्लिश नाम भी आप याद रख सकते हो। इनसिजर यानी कृंतक, कैनिन यानी रत्नक, प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक और मोलर यानी चवर्णक। इंग्लिश और हिंदी याद रख लेना। इनसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कितने कितने होते हैं? कृंतक होते हैं 8, रत्नक होते हैं 4, अग्र चवर्णक होते हैं 12, अग्र चवर्णक होते हैं 8 और चवर्णक होते हैं 12। सबसे पहला पढ़ते हैं कृंतक। कृंतक कितने होते हैं? जिसे इंसिजर बोलते हैं, 8 होते हैं। कृंतक क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। कृंतक कैसे काटना? कृंतक क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। और हाथी में जो बाहर की तरफ दांत निकले हुए होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? वो कृंतक दांत ही होते हैं। तो कृंतक दांतों की संख्या क्या है? 8 है। और क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं, याद रखना। दूसरा रत्नक, यहाँ से प्रश्न पूछाता है रत्नक कितने होते हैं? रत्नक 4 होते हैं। और चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं? रत्नक करते हैं। ये मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। जैसे कुत्ते में हमने देखे होंगे 2 ऊपर और 2 नीचे दांत होते हैं, तीखे तीखे, वही होते हैं रत्नक दांत, जो चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक, अग्र चवर्णक 8 होते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं या चबाने का कार्य करते हैं। और चवर्णक 12 होते हैं जो भोजन को बारीक पीसने का कार्य करते हैं, जाड़, यानी वो क्या करते हैं? भोजन को बारीक पीसने का कार्य करते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अग्र चवर्णक और चवर्णक तो भोजन को चबाने या बारीक पीसने का कार्य करते हैं, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो रत्नक और कृंतक। रत्नक 4 होते हैं, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। कृंतक 8 होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अब दांत कैसे हैं? कृंतक कितने हैं? 8 हैं। रत्नक कितने हैं? 4 हैं। अग्र चवर्णक कितने हैं? 8 हैं। और वो कितने हैं? 12 हैं। यानी इसको याद रख लेना, या तो वैसे ही रह जाएगा 8 4 8 और 12। देखो 8 4 8 और 12, 8 और 4 8 दोबारा आ गए तो 8 4 12। याद रख लेना 8 4 8 12। रत्नक पूछाता है चीरने और फाड़ने के दांत कौन से होते हैं? रत्नक। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। मोलर,
यानी चवर्णक का अंतिम तीसरा मोलर विजडम टूथ कहलाता है। मोलर जो चवर्णक में तीसरा चवर्णक दांत होता है या जाड़ होती है वो विजडम टूथ कहलाता है, यानी अकल जाड़ कहलाती है। यानी चवर्णक में अंतिम तीसरा मोलर विजडम टूथ कहलाता है। अब देखो, दांतों का बाहरी भाग इनेमल से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये पूछा जाता है कई बार, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, दांतों का बाहरी भाग इनेमल होता है ना, वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। दांतों का बाहरी भाग इनेमल होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। आगे चलते हैं। मुंह के बारे में जो पाचन तंत्र का पहला भाग था सब कुछ समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट था ग्रसनी या फेरिक्स। ग्रसनी या फेरिक्स, अब ग्रसनी या फेरिक्स क्या करता है, भोजन और वायु दोनों के मारक के रूप में कार्य करता है। और एपिग्लोटिस तो हमने पढ़ा है, जो स्विच की भांति कार्य करता है। ग्रसनी और फेरिक्स को याद रखना, भोजन और वायु दोनों के मारक के रूप में कार्य करती है। तीसरा पार्ट होता है ग्रास नली या इसोफेगस। ग्रास नली क्या करती है, भोजन को पेट तक पहुंचाती है। आगे चलते हैं। चौथा पाचन तंत्र का पार्ट कौन सा है, आमाशय है। कौन सा है, आमाशय। यह जे आकृति का होता है। ये इसकी आकृति कैसी होती है, ये इंग्लिश के जे आकार का होता है। आमाशय जे आकार का होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जो ग्रास नली से भोजन प्राप्त करता है और छोटी आंत में भेजता है। आपको पता होगा, जो ग्रास नली से भोजन प्राप्त करता है और छोटी आंत में भेजता है। आमाशय में, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आमाशय में श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित होते हैं। श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा देता है। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आमाशय में क्या क्या होता है, एक तो श्लेष्म अम्ल होता है, यह एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एक पाचक रस स्रावित होते हैं। तो ये जो श्लेष्म होता है ये क्या करता है, यह आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। क्या होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है और पाचक रसों को सक्रिय करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है, आमाशय में स्रावित होता है, और जो जीवाणुओं को नष्ट करता है और पाचक रसों को स्रावित करता है। पाचक रस प्रोटीन को तोड़ते हैं। पाचक रस क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं। भोजन का अम्लीय माध्यम में पाचन शुरू होता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाना शुरू करते हैं। अब देखो, HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। पहला भाग कार्डियक क्या होता है, ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा आमाशय का ऊपरी भाग होता है। तीसरा छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। आप आमाशय को समझ गए होंगे, दोबारा देख लो। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, जो ग्रास नली से भोजन प्राप्त करता है, छोटी आंत में भेजता है। यानी कार्डियक भाग तो क्या करता है, ग्रास नली से भोजन प्राप्त करता है। पाइलोरिक भाग छोटी आंत में भोजन भेजता है। आमाशय में 3 याद रखना, श्लेष्मल क्या करता है, आंतरिक सतह को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है। और तीसरा पाचक रस क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ। 3 भाग बटे, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को याद रखना, ये कहाँ से स्रावित होता है, आमाशय के अंदर। आगे चलते हैं। पांचवा है छोटी आंत। पांचवा क्या है, छोटी आंत या अक्षुतांतर जिसको बोलते हैं। छोटी आंत या अक्षुतांतर ये कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर। स्वांगीकरण की प्रक्रिया कई बार पूछा जाता है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया के लिए कहाँ होती है, छोटी आंत के अंदर होती है। और भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, ये भी पूछा जाता है, छोटी आंत के अंदर। ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर, स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है छोटी आंत में, और भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर। पाचन एंजाइम, यहाँ पाचन के लिए जो एंजाइम मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, पित्त और अग्नाशय रस मिलते हैं। पाचन एंजाइम पित्त और अग्नाशय रस मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, छोटी रस में। पित्तरस और अग्नाशय रस कहाँ पर मिलते हैं, पित्तरस का श्रावण करता है यकृत और अग्नाशय
अग्नाशय रस का श्रवण करती है। ये पितरस और अग्नाशय रस छोटी आंत में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें 7.5 मीटर लंबी स्वांगीकरण की प्रक्रिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ये पहले क्वेश्चन में आया देखो। पहला भाग और छोटा भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी या डेडोनम कहलाता है। दूसरा जेजुनम कहलाता है। तीसरा इलियम कहलाता है। इन दोनों के इंग्लिश नाम तो सेम ही है, लेकिन ग्रहणी को डोडेनम बोलते हैं, ये अलग है, तो यही इंपॉर्टेंट बनता है। छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के तीनों याद रखना। स्वांगीकरण की प्रक्रिया, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन, और 3 भाग ग्रहणी, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत का नंबर आता है। बड़ी आंत को वरीयतांत्र बोलते हैं। ये होती है 1.5 मीटर लंबी। देखो इसमें कन्फ्यूज होता है कि छोटी आंत तो नाम छोटी है लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, 7.5 होती है। बड़ी आंत का नाम तो बड़ा है लेकिन इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत क्या करती है? क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ी देर पहले। जल और कुछ लवणों का अवशोषण करती है। इसके भाग भी होते हैं, जिसका एक भाग होता है सिक्कम, एक भाग कोलम होता है, और लास्ट भाग होता है इसका रेक्टम या मलाशय। 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के भी। सिक्कम होता है पहला, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। रेक्टम को याद रखना, रेक्टम या मलाशय ये गुदा से जुड़ा हुआ होता है। रेक्टम या मलाशय, सिक्कम, कोलन और रेक्टम और मलाशय। अब लास्ट होता है गुदा, जो मल को शरीर से बाहर निकाल देता है। गुदा या मलाशय मल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो छोटी आंत का याद रखना, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है। आपको पाचन तंत्र के जो 7 अंग हैं उनके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनना ही है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है? इसमें देखो दोबारा पूछा गया है। मुख, गुहा और ग्रसनी हैं, अब तो हम समझ गए हैं। वरीदांत्र और मलाशय भी हैं, आमाशय और आंत भी हैं, यकृत और अग्नाशय। यही ऑप्शन में हमेशा दिया हुआ आएगा, आहार नाल का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? एक तो यकृत नहीं है और एक अग्नाशय रही, ये सहायता करते हैं लेकिन ये आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? हमने भी पढ़ा था, भोजन का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत या अक्षुतांत्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखो छोटी आंत, अक्षुतांत्र 7.5 मीटर लंबी होती है। स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है। आगे चलते हैं। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी, जल और कुछ लवणों का अवशोषण करती है। आमाशय क्या होता है? जे आकार होता है। जठर रस, जठर रस क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है, इसे ही जठर रस बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये कहाँ होते हैं? आमाशय में। पाचन के दौरान क्या होता है? देखो ये और समझ लो, पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट किस में बदलते हैं? कार्बोहाइड्रेट शर्करा या ग्लूकोज में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो किस में बदलते हैं? शर्करा या ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदलते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलते हैं। और वसा किस में बदलती है? वसा वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल में बदल जाते हैं। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट तो शर्करा या ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन बदलते हैं एमिनो अम्लों में, और वसा बदल जाती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है इजी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट शर्करा या ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलते हैं, और वसा वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। देखो पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया जिसमें एक तो अंतर्ग्रहण होता है, यानी भोजन को हम अंदर लेते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और फिर निष्कासन होता है। तो पोषण के चरण कौन कौन से हैं? देखो पहला अंतर्ग्रहण है, दूसरा पाचन है, तीसरा अवशोषण है, चौथा स्वांगीकरण है, और पांचवा निष्कासन शामिल होते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल होते हैं। ये स्वांगीकरण नाम हमारा ये क्या है? स्वांगीकरण की प्रक्रिया में अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, यानी जो अवशोषित किए हैं पोषक तत्व उनको विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है जहां वे आवश्यक पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। यही क्या है? स्वांगीकरण, यानी जो पोषक तत्व अवशोषित हैं उन्हें शरीर के भागों में पहुँचाना और उनका यूज होना, ये क्या कहलाता है? स्वांगीकरण की। और स्वांगीकरण कौन सी में होता है? छोटी आंत में होता है। तो पोषण के चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। आगे चलते हैं। अभी प्रश्न आया था यकृत और अग्नाशय 2 चीज़ें हैं जो आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अब पढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इंपॉर्टेंट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत क्या करता है? यकृत पित्त रस का स्रावण करता है।
पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, पित्तरस का श्रावण कौन करता है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। क्या करता है पित्तरस? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अब जो यकृत पित्तरस का स्रावन करता है, ये पित्त का रस कहाँ स्टोर होता है या कहाँ जमा या भंडारण होता है? पित्ताशय में। पित्तरस कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। देखो दो प्रश्न है, पित्तरस का स्रावन तो कौन करता है? यकृत करता है। पित्तरस का स्टोर या भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। और पित्तरस करता क्या है? पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीनों चारों इंपॉर्टेंट बातें हैं। यकृत और अग्नाशय आहार नाल का हिस्सा नहीं है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत पित्तरस का श्रावण करती है और पित्तरस स्टोर होता है जाके पित्ताशय के अंदर, और पित्तरस वसा के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं, अग्नाशय की बात करते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके दो कार्य हैं, एक तो ये पाचक एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन। एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, एक होती है बहिःस्रावी, और अग्नाशय है, दोनों ग्रंथियां हैं, एक तो ये एंजाइम बनाती है, एक हार्मोन का उत्पादन करती है। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम बनाती है और हार्मोन का उत्पादन करती है। अब देखो, एमाइलेज एंजाइम बनाती है, क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए बनती है, और लिपेज वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी है। देखो, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए एमाइलेज, प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन, और वसा पाचन के लिए लाइपेज उत्तरदायी है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए एमाइलेज, प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन, और वसा पाचन के लिए लाइपेज। अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। इंसुलिन, कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं? एक तो इंसुलिन बनाता है और एक बनाता है ग्लूकागोन। एक तो इंसुलिन है, एक है क्या है? ग्लूकागोन है। अब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन रक्त में शर्करा या ग्लूकोज को घटाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंसुलिन तो क्या करता है? रक्त में शर्करा या ग्लूकोज को घटाता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? ये रक्त में शर्करा बढ़ाता है। आपने सुना हो किसी बीपी लो होती है, किसी की हाई होती है, यही कारण होता है। इंसुलिन तो क्या करता है? रक्त में शर्करा या ग्लूकोज घटाता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? रक्त में शर्करा बढ़ाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पैंक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं। याद हो गए होंगे आपको, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन, लाइपेज वसा का पाचन। इंपॉर्टेंट ये है, इंसुलिन रक्त में शर्करा को घटाता है और ग्लूकागोन बढ़ाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? हमने पढ़ा है कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो पाइलोरस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, त्वचा से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? यानी त्वचा द्वारा कौन सा विटामिन बनाया जाता है, था त्वचा द्वारा कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो सूर्य द्वारा विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी। विटामिन के बारे में मैंने पहले से पढ़ा है, लेकिन एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। वो रोग होता है रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देता। गाजर में विटामिन ए होता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत ढीले हो जाते हैं। खट्टे फलों में संतरे में खट्टे फलों में जो विटामिन सी होता है, उनमें संतरे में विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा होती है। घावों को ठीक करने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी।
विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डी का विकार है ये, जिसे बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में इसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन या प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन ई को टेकोफेरोल बोलते हैं, इससे नपुंसकता, बांझपन या प्रजनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन बोलते हैं, इसके कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। आगे होंगे समझ। विटामिन ए के रतौंधी, B1 बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, ई नपुंसकता या बांझपन, के रक्त का थक्का नहीं बनता। आगे चलते हैं। देखो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी है। वसा में घुलनशील कौन से हैं, कीड़ा, ए डी ई के, ये तो वसा में घुलनशील है कीड़ा, और पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। आयरन और विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। आयरन यानी लोहे और विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या गोइटर रोग हो जाता है। यानी ये कब होता है, जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या गोइटर रोग हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी स्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, वह कौन सी ग्रंथि है। यानी वह ग्रंथि जो हार्मोन भी उत्पादन करती है, एंजाइम का भी स्रावण करती है और शर्करा या शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है। यकृत, लार, अधिवृक्क और अग्नाशय हमने अभी पढ़ा था। अग्नाशय ग्रंथि जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसको पैंक्रियाज भी बोलते हैं, यह हार्मोन और एंजाइम का स्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। देखो अग्नाशय दो प्रकार के कार्य करता है, पाचक एंजाइम का उत्पादन और हार्मोन का उत्पादन। पाचक रस है ना, वो सीधे छोटी आंत में जाता है। ये पढ़ा हमने। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ये पहले पढ़ चुके हैं हम। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। दो हार्मोन हमने पढ़े हैं, एक तो इंसुलिन, एक ग्लूकागोन। इंसुलिन रक्त में शर्करा को घटाता है और ग्लूकागोन शर्करा को बढ़ाता है, और इंसुलिन कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हमारे शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अभी मैंने पढ़ा है। ये देखो हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी, वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है। अभी हमने पढ़ा इंसुलिन का स्रावण कौन करती है, अग्नाशय ग्रंथि करती है। अग्नाशय, दोनों में अग्नाशय ऑप्शन है, दो ऑप्शन कट गए। और इंसुलिन के लगातार कम स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, गठिया होता है या मधुमेह, तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन का स्रावण करती है अग्नाशय। इंसुलिन के लगातार कम स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। अब श्वसन तंत्र का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। देखो श्वसनी होता है, कुपिकाई या एल्वियोली दोनों नाम याद रखना होते हैं। कंठ या लेरिक्स ये भी मैंने बताया आवाज़ देते हैं, तो ये भी श्वसन तंत्र का भाग है। ये मेडुला है ना, ये भाग नहीं होता। श्वसन तंत्र के भाग कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन अब अध्ययन करते हैं। इसका ऑप्शन तो सी हो गया था। अब देखो श्वसन क्या है, श्वसन सजीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी हम ऊर्जा प्राप्त किससे करते हैं, ये श्वसन से ही करते हैं। श्वसन की क्रिया में सहायक क्या होता है, डायफ्राम होता है। श्वसन क्रिया में सहायक है डायफ्राम। अब देखो श्वसन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला है नासिका, क्रम से याद रखना इनको, जैसे हमने क्रम पढ़ा था ना पाचन तंत्र का। मुख है, मुख से ग्रसिका है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत से मलाशय या गुदा है। इसी प्रकार इसके भी क्रम से याद रखने हैं। देखो पहला है नासिका। नासिका क्या करती है, नाक से वायु का क्या है, ये प्रवेश द्वार है। उधर मुंह था, इधर नासिका है। नासिका वायु का प्रवेश द्वार। फिर नासिका गुहा, उधर मुख गुहा थी, इधर नासिका गुहा है। हवा को शुद्ध, गर्म और नम्र करती है। तो पहला नासिका है, दूसरा नासिका गुहा है, तीसरा देखो ग्रसनी। उधर भी तीसरा पार्ट क्या था, ग्रसनी था, जिसको फेरिक्स बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि यह वायु और भोजन दोनों का मार्ग प्रदान करती है, यानी दोनों के पार्ट हैं। चौथा देखो इसमें आ गया कंठ। कंठ को बोलते हैं लेरिक्स, और ये स्वर यंत्र यानी आवाज़ देने वाला यंत्र कौन सा है, कंठ है, और इनको बोलते हैं लेरिक्स।
फिर है श्वास नली। श्वास नली को ट्रेकिया बोलते हैं, जो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। श्वास नली हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रैक कर देती है हवा को, इसलिए श्वास नली हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। श्वसनी, श्वसनी को ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर आता है श्वसनी। श्वसनी को ब्रोंकाई बोलते हैं। ट्रेकिया से दोनों फेफड़ों में दो भाग जाते हैं इसके, या वायु नली की शाखाएं होती हैं। यानी श्वास नली से जब फेफड़ों में जाती है, यानी ट्रेकिया से दोनों फेफड़ों में दो भाग जाते हैं, इसके दो नलिकाएं जाती हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई कहलाती है। अब देखो, अब श्वसनिकाएँ यानी ब्रोंकियल्स, श्वसनिकाएँ या ब्रोंकियल्स, ये ब्रोंकाई की शाखाएं होती हैं। और लास्ट है कुपिकाएँ या एल्वियोली, ये गैसों के विनिमय के लिए उत्तरदायी है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, कुपिकाएँ, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। ये गैसों के विनिमय के लिए उत्तरदायी कौन सी है, कुपिकाएँ उत्तरदायी है, इनको एल्वियोली बोलते हैं। ये गैसों के विनिमय के लिए उत्तरदायी है। तो श्वसन के प्रमुख अंग कौन से हैं, पहला नासिका याद रह जाएगा, दूसरा नासिका गुहा है याद रह जाएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट है कृष्णी या फेरिक्स, जो वायु और भोजन दोनों का मार्ग देते हैं। चौथा भी याद रखना लेरिक्स, जो कंठ है, स्वर यंत्र यानी आवाज़ वाला भाग। पांचवा देखो श्वास नली है, एक ट्रेकिया। श्वास नली है जो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। अब श्वास नली से दो फेफड़े हैं, तो दोनों में दो शाखाएं जाती हैं, और वो शाखाएं क्या कहलाती है, वो श्वसनी या ब्रोंकाई कहलाती हैं। इसी का एक हिस्सा है श्वसनिकाएँ या ब्रोंकियल्स, जो भी ब्रोंकाई की शाखाएं हैं। और लास्ट है कुपिकाएँ या एल्वियोली, यह गैसों के विनिमय के लिए उत्तरदायी है। अब इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो गया था, तो ये सी क्या था, मेडुला क्या है, नियंत्रण केंद्र है। नियंत्रण केंद्र मेडुला ओब्लोगेंटा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, परंतु यह श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। इंपॉर्टेंट है, देखो मेडुला ओब्लोगेंटा मस्तिष्क का हिस्सा है जो श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, परंतु यह श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। यानी मेडुला ओब्लोगेंटा मस्तिष्क का हिस्सा है जो श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, परंतु यह श्वसन का अंग नहीं है। अब आप पूरा समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न अंगों को मानव की श्वसन प्रणाली में उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था पहले। अब इसमें देखो, सबसे पहला क्या आता है, जल्दी देखो, इसमें पहला आता है नासा गुहा, तो डी है, तो डी, यानी ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। पहले में क्या है, नासा गुहा आएगी। नासा गुहा के बाद क्या होते हैं, नासा गुहा के बाद क्या होते हैं, कंठ लेरिक्स यानी सी, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें तो वैसे तो, लेकिन आगे और देख लेते हैं अपन। दूसरा डी और सी हो गया, यानी कंठ लेरिक्स आ गई। उसके बाद में कंठ लेरिक्स के बाद में क्या आते हैं, श्वास नली आती है, ए आ गया। उसके बाद में श्वसनी या ब्रोंकाई आता है, ई आ गया। और लास्ट में आता है कुपिका या एल्वियोली, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। एक मनुष्य में के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है, अंतर श्वसन या बहिः श्वसन या दोनों के, या दोनों में ही नहीं। तो हम अंदर वायु लेते हैं, खींचते हैं, तो वो कौन सा श्वसन होता है, वो होता है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन में हम वायु अंदर लेते हैं, बहिः श्वसन में हम वायु बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च श्वसन के दौरान पसलियाँ कैसी होती है। उच्च श्वसन के दौरान पसलियाँ क्या होती हैं, ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं या नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की करती हैं, ये बताने हैं आपको। तो उच्च श्वसन के दौरान पसलियाँ क्या करती है, तो जब उच्च श्वसन करते हैं यानी वापस बाहर निकल जाती है, तो उसमें आप लेके देखना सांस को, तो याद रह जाएगा सूत्र। तो जब वापस सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ क्या करती है, तो इसमें होता है देखो, नीचे जाएगी और अंदर की ओर गति करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी, उच्च श्वसन के दौरान पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर गति करती है। यह आप सांस लेके और बाहर छोड़ के प्रयास करना, बिल्कुल आपके याद रह जाएगा। अब देखो, अंतः श्वसन या निह श्वसन। अंतः श्वसन को क्या बोलते हैं, निह श्वसन बोलते हैं। जब हम हवा को अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है और वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है। जब हम चेस्ट फुलाते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है और वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है। यह होता है अंतः श्वसन या निह श्वसन में हवा अंदर लेते हैं। पसलियाँ क्या करती है, जब हम चेस्ट फुलाते हैं तो पसलियाँ ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है। हमें पहले से पता है, वायु दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। बहिः श्वसन या उच्च श्वसन यानी हवा को बाहर निकालना। जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम तो शिथिल होकर वापस वहीं आ जाते हैं और पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर खिसकती है और फेफड़े वायु से बाहर निकलती है। तो अंतः श्वसन और बहिः श्वसन या निह श्वसन या उच्च श्वसन को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में
औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, यानी 1 मिनट में श्वसन दर क्या होती है। तो 1 मिनट की श्वसन दर होती है वह 15 से 18 बार होती है। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न पूछा गया था, कितनी बार होती है, 15 से 18 बार। देखो श्वसन दर, आराम की अवस्था में वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर 15 से 18 सांस प्रति मिनट होती है, लेकिन जब व्यायाम करते हैं तो श्वसन दर 25 सांस प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली सांस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है। जब मनुष्य अंदर लेता है ऑक्सीजन, जिसको हम यानी अंतर श्वसन करते हैं, या नए श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाई का प्रतिशत क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो जब अंदर लेते हैं तो देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है, 21% लगभग है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.04% के लगभग या 0.03% के लगभग है। तो जब अंदर लेते हैं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन तो 21 की 21 ले लेते हैं हमने, यानी 21% और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है, ऑक्सीजन का तो होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.04। जैसे बाकी गैस भी हम अंदर लेते हैं उनका प्रतिशत उतना ही होता है जितनी वो होती हैं, और उनकी बाहर निकालते हैं तो उनके कोई जैसे हम नाइट्रोजन 78% अंदर लेते हैं तो 78% ही वापस बाहर निकालते हैं, लेकिन इन दोनों में चेंज हो जाता है। जब अंदर लेते हैं तो 21 और 0.04%। यहाँ समझो, देखो इसको, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली वायु में सामान्य प्रतिशत ऑक्सीजन तो कितनी लेते हैं अंदर, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हैं यानी CO2 0.04%। जब सांस छोड़ते समय दोनों कुछ जा सकते हैं, ऑक्सीजन तो घटकर कितनी हो जाती है, 16.4% रह जाती है, यानी छोड़ते समय कितनी ऑक्सीजन वापस निकालते हैं, 16.4%, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, वो कितनी हो जाती है, वो 4 से 4.4 हो जाती है। यानी लेते समय तो 21 और 0.04 थी, और छोड़ते समय ऑक्सीजन तो घटकर 16.4 हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर 4.4% हो जाती है। ये 7वीं क्लास से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये सारणी बनी हुई थी, वहीं से उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था। देखो, अंतःस्रवित और उत्सर्जित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, अंतःस्रवित वायु में तो क्या होती है 21% ऑक्सीजन और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्सर्जित वायु में 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। याद रखना, आगे चलते हैं। एक श्वास या एक सांस का क्या अर्थ है। हम एक सांस लेते हैं, उसका अर्थ क्या है, एक अंतःश्वसन, एक उत्सर्जन, एक अंतःश्वसन या एक उत्सर्जन या श्वसन दर। तो हम एक सांस उसको मानेंगे जब एक बार तो अंदर लेंगे यानी अंतःश्वसन, और उसको बाहर निकालेंगे यानी एक उत्सर्जन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन हो जाती है, वो क्यों होती है, विटामिन खनिजों की कमी, थकान के कारण, रक्त संचार बढ़ने के कारण, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण। तो हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से, क्योंकि मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैक्टिक अम्ल जमा क्यों होता है, क्योंकि मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है जिससे लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। तो मांसपेशियों में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वो अवायवीय श्वसन होता है। उससे क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। आगे चलते हैं। देखो, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यदि भोजन यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी वायवीय श्वसन क्या होता है, यानी ऑक्सीजन के द्वारा जब भोजन विखंडित होता है, यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो तो कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब वायवीय श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज यानी भोजन क्या क्या बनते हैं उससे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक पानी बनेगा और ऊर्जा मिल जाएगी हमें। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को विघटित कर एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। यानी
यीस्ट जानते होंगे आप, एकोशी के जीव होता है, वो क्या करता है, अवायवीय श्वसन करता है और वो क्या बनाता है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यीस्ट एक अवायवीय जीव है, तो वो बनाएंगे एल्कोहल, बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और ऊर्जा मुक्त करेंगे। और अपन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, पानी और ऊर्जा। और उस मांसपेशियों में भी क्या होता है, उसमें होता है अवायवीय श्वसन, जिससे लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। आगे चलते हैं। एक लाल भूरे रंग की सेम बीन के आकार की संरचना है जो मनुष्यों की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है। यानी सेम बीन के आकार की कौन सी संरचना है जो मनुष्य की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है, क्या कहलाती है, वरिक या गुर्दे कहलाते हैं, यकृत कहलाती है, पित्ताशय या थायराइड ग्रंथि। तो ये जो वरिक और ऑप्शन नंबर ए, ये वरिक और गुर्दे हैं, ये एक लाल भूरे रंग की सेम यानी कि बीन के आकार की संरचना होती है, वरिक या गुर्दे, जो मनुष्य की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है। समझ गए होंगे, वरिक गुर्दे यानी किडनी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है, भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, यानी पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना तो रक्त का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वातावरण और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय, बिल्कुल ये रक्त का कार्य है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना। हार्मोन का परिवहन भी रक्त के द्वारा किया जाता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन में भी रक्त भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये एंजाइम उत्पन्न नहीं करता। आगे चलते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है, निम्न में से रक्त का कार्य कौन सा नहीं है, याद रखना एंजाइम उत्पन्न करना रक्त का कार्य नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। अब देखो इधर क्या है, सूची सेकंड में रक्त प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो देखो कोशिकाएं इसमें निलंबित होती हैं, आपको नहीं पता हो तो इसको आगे कर लेना। ऑक्सीजन से आबंधित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। थक्का निर्माण, अब देखो ये थक्का निर्माण का कार्य किसका होता है, थक्का निर्माण कार्य होता है प्लेटलेट्स का। थक्का निर्माण का कार्य कौन सी कणिकाओं का होता है, प्लेटलेट्स। रोगाणुओं से लड़ने का कार्य किसका होता है, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का होता है। रोगाणुओं से लड़ने का कार्य होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, यह ऑक्सीजन से आबंधित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और ऑक्सीजन इसमें निलंबित होती है, जो प्लाज्मा होता है ना उसमें RBC WBC ये नहीं होती, तो कोशिकाएं इसमें निलंबित होती है। तो देखो पहले में 1 2 तो सही है, पहला दूसरा ये तो सारे कट गए, तो पहला दूसरा और फिर चौथा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। थक्का निर्माण कार्य कौन करते हैं, प्लेटलेट्स। रोगाणुओं से लड़ने का कार्य कौन करते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और रक्त प्लाज्मा में क्या होती है, कोशिकाएं निलंबित होती है। आगे चलते हैं, देखो हृदय और रक्तवाहिकाएं मिलकर शरीर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी एक तो हृदय होता है और रक्त कणिकाएं मिलकर शरीर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। अब देखो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक, हमने पहले पढ़ा था, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। रक्त का मुख्य काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। और पोषक तत्व और हार्मोन यानी CO2 और O2 का परिवहन, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन, यानी अपशिष्ट उत्पाद को बाहर निकालने का कार्य भी रक्त करता है। तो रक्त के कार्य याद रखना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन। रक्त का pH मान 7.4 होता है और इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अक्षारीय। रक्त का pH 7 से ज़्यादा है, 7.4 है, तो इसकी प्रकृति होती है अक्षारीय। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब देखो रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा। रक्त का पहला भाग होता है क्या, प्लाज्मा। दूसरे होते हैं रुधिर कणिकाएं। तो पहला तो प्लाज्मा है, ये कितना प्रतिशत भाग होता है, 55% होता है। और जो रक्त कणिकाएं होती है वो 45% होती है। तो प्लाज्मा भाग होता है 55%। प्लाज्मा एक हल्का पीला तरल भाग होता है जो रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा एक पीला तरल भाग होता है जो रक्त का 55% भाग बनाता है। इसमें RBC WBC और प्लेटलेट्स निलंबित रहते हैं, अभी पढ़ा था हमने, इसमें RBC WBC और प्लेटलेट्स निलंबित रहते हैं। यह क्या करता है प्लाज्मा, पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ आदि को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है।
यह है पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। जब प्लाज्मा से थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन है, फाइब्रोनोजन। जब प्लाज्मा से थक्का बनाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाता है तो उसे सीरम कहते हैं। यानी जब प्लाज्मा से थक्का बनाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है तो वह सीरम कहलाता है। दूसरा पार्ट होता है रक्त का। रक्त कणिकाएँ कितनी होती है? 45% होती हैं। रक्त में 3 तरह की कणिकाएँ होती हैं। पहले आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएँ और तीसरी प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, इनको बारे में पढ़ते हैं हम। पहली रुधिर कणिका है लाल रक्त कणिका, जिसे बोलते हैं आरबीसी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। अब देखो, आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, आरबीसी में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे खून का रंग कैसा होता है? लाल। हमारे खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में। हीमोग्लोबिन क्या करता है? यह शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, जो पाया जाता है आरबीसी के अंदर। यह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर फेफड़ों तक ले जाता है, और हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। 120 दिन तक जीवित रहती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी की बातें में देखो, एक तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का रंग, खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 120 दिन होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, और आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आगे चलते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएँ। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? बहुत बार पूछा है। रोगाणुओं से सुरक्षा करने का कार्य कौन करती है? डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कणिकाएँ करती हैं। और डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाएगी तभी तो रोगाणुओं से रक्षा करेगी। तो एंटीबॉडी बनाना, रोगाणु से सुरक्षा करना, संक्रमण से लड़ना, एक ही बात है। इसका रंग कैसा होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का रंग रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन होती तो रंग लाल हो जाता, इसलिए यह रंगहीन होती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है एंटीबॉडी बनाना और रोगाणुओं से सुरक्षा। तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसे बिम्बाणु बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करती है? प्लेटलेट्स या बिम्बाणु करते हैं। इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। रक्त स्राव को रोकने में मदद करते हैं। जब थक्का बनाएंगे तो रक्त रुक ही जाएगा। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन कौन से हैं? फाइब्रोनोजन है और थ्रोम्बिन है। रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन कौन से हैं? फाइब्रोनोजन और थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन हैं फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। अब हमारा खून जमता नहीं है, वरना तो शरीर के अंदर खून जम जाए, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन होता है, वो खून को जमने से रोकता है। हिपेरिन क्या करता है? खून को जमने से रोकता है। और फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। हिपेरिन क्या करता है? खून को जमने से रोकता है। तो आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या बिम्बाणु समझ में आ गए होंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, डब्ल्यूबीसी रोगाणु से सुरक्षा और एंटीबॉडी बना रही थी, और प्लेटलेट्स या बिम्बाणु रक्त का थक्का बनाते हैं। आ गया होगा समझ में? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्तदान करने के लिए कौन सी स्थितियां सही है? यानी हम रक्तदान करते हैं तो कौन सी स्थिति सही है? उस व्यक्ति का वजन 45 केजी से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल, किसी व्यक्ति का अगर रक्तदान कर रहा है तो उसका वजन है वो 45 से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर रक्तदान कर रहे हो तो व्यक्ति कोई गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 से 12 के बीच होना चाहिए। नहीं, कम से कम हीमोग्लोबिन 12.5 होता है। तो ये तो बात
गलत है। 8 से 12 तो बहुत कम होते हैं। उस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्षों से रक्तदान नहीं किया हो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो ये दोनों गलत हैं, ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी सही है। अब देखो, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। पुरुषों में 13 और महिलाओं में 12.5 हीमोग्लोबिन होना अनिवार्य है। यानी पुरुषों में 13 और महिलाओं में 12.5 हीमोग्लोबिन होना अनिवार्य है। 8 से 12 का स्तर बहुत कम होता है, इससे एनीमिया रोग हो जाता है। तो पुरुषों में 13 और महिलाओं में 12.5 हीमोग्लोबिन का होना तो अनिवार्य है। ये अपने डेली रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। अब पुरुष तो हर 3 महीने में और महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। पुरुष तो हर तीसरे महीने रक्तदान कर सकता है और महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती है। भार कम से कम 45 से 50 kg वजन होना चाहिए, तब रक्तदान कर सकते हो। 45 से 50 तो होना ही चाहिए। सामान्यतः 350 से 400 ml रक्त एक बार में दान किया जाता है। सामान्यतः 350 से 450 ml रक्त एक बार में दान किया जाता है। आगे चलते हैं, रक्त के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज कोरलैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की? कोरलैंड स्टीनर ने। रक्त समूह किसी व्यक्ति के रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर तय होता है। यानी हमारा रक्त समूह क्या है, ये हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बताया जाता है कि आपके रक्त में कौन सा समूह है। तो रक्त समूह कौन से होते हैं? एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक ओ होता है। एक नाम सुना होगा आपने, देखो रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने। रक्त के समूह ए बी और ओ। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? ये आर एच फैक्टर क्या होता है? यानी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर, यानी आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन से ये आर एच फैक्टर आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन से संबंधित है। आर एच फैक्टर लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन से संबंधित है। अगर आर एच प्लस तो पॉजिटिव, आर एच माइनस तो नेगेटिव। अगर आरबीसी पर एंटीजन उपस्थित है तो वह आर पॉजिटिव है, और आरबीसी पर आर एच यानी एंटीजन नहीं है तो वह कैसा है? नेगेटिव है। जैसे हम कहते हैं ना, इसका तो ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। तो ये किसके कारण होते हैं? आर एच फैक्टर के कारण होते हैं। अगर एंटीजन है आरबीसी पर तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। यानी आर एच माइनस यानी नेगेटिव आर एच माइनस व्यक्ति को आर एच प्लस को रक्त नहीं देना चाहिए, इससे एलर्जी या घातक प्रतिक्रिया हो जा सकती है। यानी नेगेटिव वाले को कभी भी पॉजिटिव वाले को रक्त नहीं देना चाहिए। पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव को रक्त दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला कभी पॉजिटिव को रक्त नहीं देना चाहिए, इससे एलर्जी या घातक प्रतिक्रिया हो सकती है। अब देखो, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ। यूनिवर्सल डोनर है ओ माइनस, यानी यूनिवर्सल डोनर है ओ, यानी सर्वदाता कौन सा समूह है? ओ। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही क्या होता है? ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी ए बी पॉजिटिव। सर्वदाता क्या होता है? जो सबको रक्त दे सकता है। सर्वग्राही क्या होता है? जो सबसे रक्त ले सकता है। तो सर्वदाता तो है ओ, और सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। सबसे दुर्लभ समूह कौन सा होता है? सबसे दुर्लभ रक्त समूह है ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। और भारत में सबसे ज़्यादा समूह कौन सा रक्त पाए जाते हैं? ओ पॉजिटिव पाए जाते हैं। कौन से रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? ए बी। कौन से में नहीं होती? ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए तो यह सर्वग्राही है। इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए यह सबका खून ले सकता है और सर्वग्राही कहलाता है। ओ डोनर ओ है, सर्वदाता कहलाता है ओ। अब सारणी के बारे में समझ लो। देखो, रक्त समूह किसे दे सकता है, किसे ले सकता है? अब जिसका जो ब्लड ग्रुप है उससे तो वह ले भी सकता है, उसको दे भी सकता है। वो किससे ले सकता है? अब देखो, ओ सबको दे सकता है तो ओ सबको दे देगा। ए बी है, वो सबका ले लेगी। तो देखो, ए समूह है, ए तो एक का तो लेगा ही, और किसका दे किसको सकता है? ए बी को दे सकता है। ले किसका सकता है? ए का तो लेगा ही, ओ का भी ले सकता है। यानी बी बी क्या करेगा? बी बी तो है ही, ए बी को दे सकता है और ओ का ले सकता है। ए बी क्या करेगी? सर्वग्राही है, तो ये तो किसी से भी ले सकती है, ए बी ओ सभी से ले सकती है। और दे किसको सकती है? ये तो सर्वग्राही है, लेकिन ये दे तो सिर्फ ए बी को ही सकती है। ओ तो सर्वदाता है, तो ए बी ओ सभी को दे सकता है, लेकिन ले किसके सकता है? ओ को ले सकता है।
अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला होता है सेम ही ये है, ये ऊपर वाली सारणी। अब इसमें अगर ज़्यादा आप समझना चाहो तो पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर समझ लेना। याद इतना ही रखना है, कोई भी नेगेटिव व्यक्ति प्लस वाले को रखते नहीं देगा। अब देखो इसमें एक ये नीचे सारणी बनाई हुई है मेरी, प्लस देखो माइनस प्लस को यक देता है, यानी माइनस इस प्लस को देता है, तो क्या दे सकता है क्या, ये माइनस तो इस प्लस के अंदर जाके समाहित हो जाएगा तो दे सकता है। दूसरा देखो प्लस माइनस, तो ये प्लस इसके अंदर समाहित नहीं होगा तो ये नहीं दे सकता। यानी दोबारा समझने का प्रयास करो, देखो माइनस और प्लस, माइनस नेगेटिव वाला प्लस को दे सकता है कि ये माइनस वाला देखो इसमें जाके समाहित है तो दे सकता है, ये प्लस वाला माइनस को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। इस लाइन को आप दोबारा समझने का प्रयास करना। देखो आर एच व्यक्ति को आर एच प्लस का रक्त नहीं देना चाहिए, आर एच जो नेगेटिव व्यक्ति होता है उसको पॉजिटिव वाला रक्त नहीं देना चाहिए, यानी माइनस वाले को कभी भी प्लस वाले का रक्त नहीं देना चाहिए। अपने पहले शायद इसका उल्टा पढ़ लिया था, लेकिन ये ऐसे है कि जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव का रक्त नहीं देना चाहिए। आप इसे समझ लेना, माइनस प्लस से, माइनस अगर समाहित होता है तो दे सकते हैं, प्लस में माइनस नहीं जाता तो नहीं दे सकते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ऑक्सीजनित रुधिर हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा किसके द्वारा लाया जाता, यानी ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा ले जाया जाता है, धमनी, शिरा, दोनों, लिम्फ लसिका। तो धमनी और शिरा से आंसर होना है कौन रक्त ले जाती है, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाती है वो होती है धमनी। कौन सी होती है, धमनी। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, रक्त परिसंचरण की खोज की विलियम हार्वे ने 1628 में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने की थी। स्पंज और हाइड्रा में रक्त भी नहीं पाया जाता तो परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता, तो रक्त परिसंचरण की खोज की विलियम हार्वे ने। देखो धमनियाँ, इसका आंसर धमनी था ना, तो धमनियाँ क्या करती हैं, सबसे बड़ी, पहले तो ये याद रख लो, सबसे बड़ी धमनी क्या है, महाधमनी या ओल्टा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी, जिसको ओल्टा कहते हैं। धमनियाँ, सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी या ओल्टा। अब धमनी क्या करती है या महाधमनी क्या करती है, महाधमनी या धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजती है। महाधमनी क्या करेगी, हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजेगी, यानी शुद्ध रक्त को भेजती है धमनियाँ। फिर है शीरा, शीराएँ क्या करती हैं, यह अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कौन सा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय की ओर लाती है, यानी रक्त शुद्ध करने के लिए हृदय की ओर लेकर आती है, वो कौन कहलाती है, शीराएँ कहलाती है। सबसे बड़ी शीरा कौन सी होती है, अंधशिरा या वेना केवा। सबसे बड़ी शीरा कौन सी है, अंधशिरा या वेना केवा। तो धमनी भी बड़ी धमनी तो कौन सी थी, महाधमनी या ओल्टा। छोटी सबसे बड़ी शीरा कौन सी थी, अंधशिरा या वेना केवा। ये दोनों आप समझ गए होंगे। कौन शुद्ध लाती है कौन अशुद्ध, इसको अपने इसे याद रख सकते हैं। देखो धमनी, धमनी में कितने अक्षर हैं, 3, दूसरे में है शीरा, शीरा में है 2। देखो धमनी, ये सेम कभी भी नहीं है, धमनियाँ तो लाएगी 2 अक्षर वाला, यानी शुद्ध रक्त लाएगी। 2 अक्षर है शुद्ध में तो धमनी तो लाएगी शुद्ध, और अशुद्ध में 3 है तो 2 का 3, तो शीराएँ लाएगी अशुद्ध रक्त। धमनियाँ तो कैसा ले जाएगी, शुद्ध रक्त, शीराएँ कैसे लाएगी, अशुद्ध रक्त। तो वैसे भी शीरा में देखो स आ रहा है पहला, यानी स आ रहा है तो ये तो अशुद्ध लाएगी और वो शुद्ध, यानी विपरीत अपोजिट वाले काम करेगी ये। 3 का 2, 2 का 3, इस प्रकार याद रख सकते हो। यानी इसमें स आ रहा है तो ये स वाला शुद्ध तो लाएगी नहीं, अशुद्ध लाएगी। तो देखो धमनियाँ क्या काम कर रही है, धमनियाँ तो शुद्ध रक्त ले जा रही है, और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी या ओल्टा। और शीरा क्या कर रही है, अंधशिरा या वेना केवा, यह अशुद्ध रक्त को ला रही है। अब इसमें अपवाद है एक, वो देखते हैं। पहला देखो, एक होती है फुफ्फुसीय धमनी, एक होती है फुफ्फुसीय शीरा। इन दोनों को और क्या नाम से बोलते हैं, इंग्लिश में पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शीरा। देखो फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी। बाकी धमनियाँ तो क्या कर रही थी, धमनी कर रही थी शुद्ध रक्त को लेके आ रही थी, लेकिन यह अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। ये जो पल्मोनरी या धमनी या फुफ्फुसीय धमनी होती है, यह अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, और जो ये फुफ्फुसीय शीरा होती है वह शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। यानी जो ये फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय शीरा या पल्मोनरी शीरा है, ये क्या करती है, यह उन दोनों का विपरीत कार्य करती है। उधर धमनियाँ क्या कर रही थी, शुद्ध रक्त को ले आ रही थी ना, तो
इधर धमनी, ये फुफ्फुसी धमनी क्या करेगी, ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगी। उधर शिराएँ क्या कर रही थी, अशुद्ध रक्त ला रही थी। इधर ये फुफ्फुसी शिरा क्या करेगी, ये शुद्ध रक्त को ले जाएगी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से याद रखना, धमनी क्या करती है और शिरा क्या करती है। रक्त परिसंचरण की खोज तो की विलियम हार्वे ने। अब धमनी में 3 अक्षर हैं तो 2 अक्षर वाला शुद्ध ले जाएगी, और शिरा में 2 हैं तो वो अशुद्ध ले जाएगी। देखो, धमनी शुद्ध ले जाएगी, शिराएँ अशुद्ध ले जाएगी। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी होती है ना, उल्टा कार्य करेगी, अशुद्ध ले जाएगी और फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध ले जाएगी। अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, कभी नहीं भूलेंगे तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। सामान्य मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। यानी 2 आलिंद होते हैं, 2 नीलय होते हैं। देखो, किडनी और लीवर दोनों ही रक्त को शुद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा करता है। परिसंचरण का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। मनुष्य में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक तो परिसंचरण तंत्र होता है खुला, एक होता है बंद। तो मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg। सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80। कई बार पूछा जाता है, याद रखना 120/80। और रक्तचाप मापने की मशीन का नाम क्या है, स्पिग्नोमीटर। रक्तचाप मापने की मशीन का नाम क्या है, स्पिग्नोमीटर। याद रखना ये भी, रक्तचाप मापने की मशीन का क्या नाम है, स्पिग्नोमीटर। और हृदय कितने प्रकोष्ठ में बना होता है, 4। आगे चलते हैं, मानव हृदय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो, मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं तो 2 आलिंद हो गए, 2 नीलय हो गए। अब देखो, ये 2 आलिंद और 2 नीलय। पहला देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो एक है दायां भाग, एक है बायां भाग। तो दाएं भाग में क्या होता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है जो शरीर से आता है। बाएं भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ों से आता है। दाएं भाग में तो क्या है, अशुद्ध रक्त होता है जो शरीर से आता है। बाएं भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ों से आता है। देखो, वयस्कों की आदर्श हृदय दर, यानी हृदय की धड़कन कितनी होती है अपनी, यानी 72 बार धड़कता है अपना हृदय। तो 72 से 80 होती है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब दिल की धड़कन, और ये धड़कन मापने का, हृदय की धड़कन मापने का यंत्र क्या कहलाता है, स्टेथोस्कोप कहलाता है। हृदय की धड़कन मापने का यंत्र स्टेथोस्कोप कहलाता है। हृदय दर 72 प्रति मिनट होती है। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या होता है, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड होता है। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या होता है, ऐसे नोड। हृदय की धड़कन ऐसे नोड द्वारा ही नियंत्रित होती है। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड होता है और हृदय की धड़कन ऐसे नोड द्वारा ही नियंत्रित होती है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकने का कार्य सेप्टम करता है। यानी हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल नहीं जाए, इसका कार्य करती है सेप्टम। जब हृदय में छेद हो जाए तो ये रक्त मिलने लगता है, जो गुलाबी रंग का हो जाता है। तो शुद्ध अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकने का कार्य करता है सेप्टम। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड, धड़कन मापन यंत्र स्टेथोस्कोप। इधर देखो, रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है, विलियम हार्वे हैं। रक्त को पंप करने वाले डायफ्राम हृदय। रक्त हृदय में प्रवेश करता है महाशिरा से। दाईं ओर क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, बाईं ओर क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और हृदय का वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो दाईं ओर क्या होता है, शुद्ध रक्त, बाईं ओर क्या होता है, अशुद्ध रक्त। अब बाईं ओर तो शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, और दाईं ओर शुद्ध रक्त। यानी बाएं भाग में तो क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ हृदय का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखो, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां नीलय है, ये बायां नीलय है। तो ये इस प्रकार होता है। देखो, इधर दायां, ये दायां आलिंद, दायां नीलय, ये बायां आलिंद, ये बायां नीलय। तो ये 4 भाग हो गए। ये बाएं साइड है तो इधर शुद्ध रक्त, ये दाएं साइड है तो इधर अशुद्ध रक्त। चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि दिल की धड़कन मापन यंत्र कौन सा था, स्टेथोस्कोप था। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या है, ऐसे नोड है। और शुद्ध अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकने का कार्य कौन करता है, सेप्टम करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है। प्रकाश केंद्रित कहाँ होता है नेत्र में, ये रेटिना या दृष्टि पटल पर केंद्रित होता है।
आइरिस या परितारिका तो क्या है, रंग निर्धारित करते हैं। तो रेटिना दृष्टि पटल पर प्रकाश केंद्रित होता है। नेत्र को अपन ने परावर्तन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं इसमें, देखो उत्सर्जन तंत्र के भाग, मूत्रवाहिनी है, वरिक है, मूत्रमार्ग है, मूत्राशय है। मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, ये तो सेम नाम है, तो ये तीनों तो हैं। वरिक या ये वरिक भी क्या है, उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। तो ABDE, तो ऑप्शन नंबर सी ABDE। ये जो ग्रीन ग्रंथियाँ है ना, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। अब देखो ग्रीन ग्रंथियाँ क्या हैं, ये मानव में नहीं पाई जाती, ये कुछ क्रेस्टेस जैसे झींगा में उत्सर्जन के लिए होती हैं। तो ग्रीन ग्रंथियाँ मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय और वरिक होते हैं। आगे चलते हैं, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है गुर्दे या वरिक। ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे या वरिक जिसको बोलते हैं, जिसको किडनी बोलते हैं, वो मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। वह तंत्र जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को बाहर निकालता है। यह शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन सा पदार्थ बाहर निकाल जाता है, अपशिष्ट कौन सा बनता है मानव में, यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिया। अब देखो, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र त्यागता है। यानी एक व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र त्यागता है, 1 लीटर से 1.8 लीटर तक। अब मूत्र में क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र में 95% तो पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% ही अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मूत्र में क्या क्या होते हैं, 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य। याद रखना, 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट, रक्त को छानने की विधि अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। रक्त को छानने की विधि अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। किडनी या गुर्दे रक्त को शुद्ध करने के लिए जिम्मेदार अंग है। जब बोलते हैं ना किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस कृत्रिम रूप से करवानी पड़ती है और बार बार करवानी पड़ती है, क्योंकि जो रक्त को छानने की विधि होती है डायलिसिस कहलाते हैं। उसकी किडनी खराब हो जाए तो वो अपने आप डायलिसिस नहीं हो पाती और रक्त अशुद्ध होने लगता है, तो उनकी बार बार डायलिसिस की जाती है। तो रक्त को छानने की विधि क्या कहलाती है, अपोहन या डायलिसिस। आगे चलते हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं, देखो 4 हैं। पहला तो वरिक या गुर्दे या किडनी, दूसरा मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग है। तो देखो पहला वरिक बोल सकते हैं, गुर्दे बोल सकते हैं या किडनी बोल सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं ये, जो शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को छानकर उन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। गहरे लाल रंग के बीन्स राजमा के आकार के होते हैं। ये बीन्स रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन वृक्क या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। याद रखना, वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख। अब वृक्क के मुख्य भाग कौन से हैं, वृक्क के 2 भाग होते हैं, एक तो कोर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। एक कोर्टेक्स, एक मेडुला। तो वृक्क का बाहरी परत या बाहरी भाग क्या कहलाता है, कोर्टेक्स कहलाता है, और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है, जिसमें पिरामिड जैसी संरचनाएं होती हैं। वृक्क का बाहरी भाग कोर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है, जिसमें पिरामिड जैसी संरचनाएं होती हैं। एक होता है रेनल पेल्विस, जहाँ से एक इसका पार्ट होता है तीसरा रेनल पेल्विस, जहाँ से मूत्रवाहिनी में जाता है। मानव किडनी प्रति 24 घंटे में लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करती है। मानव की किडनी 24 घंटे में कितने रक्त को फिल्टर करती है, 180 लीटर। अब प्रमुख अपशिष्ट क्या है मानव शरीर का, यूरिया है, ये भी याद रखना है आपको।
अब मूत्र निर्माण के 3 चरण होते हैं, पहला छानना, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा श्रवण। तीनों याद रखना, मूत्र निर्माण के 3 चरण होते हैं, पहला छानना, दूसरा पुनः अवशोषण, तीसरा श्रवण। अब उत्सर्जन तंत्र का पहला अंग जो विशिष्ट था वो तो था वृक्क, गुर्दे या किडनी। दूसरा है मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स। मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स 2 नलिकाएं जो प्रत्येक वृक्क से निकलती हैं, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। दोनों वृक्क से जो 2 नलिकाएं निकलती हैं, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती हैं, मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स कहलाती है। फिर है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, थैली में संरचना जहाँ मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कहाँ होता है, मूत्राशय के अंदर। फिर मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर निकालती है। तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग ये चारों क्या हैं, ये मानव के मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। अब मानव के अन्य अंग भी होते हैं, प्रश्न तो इन्हीं से बनता है, लेकिन अन्य उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, जैसे वृक्क, किडनी तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होते ही हैं। अन्य क्या होते हैं, फेफड़े भी हैं, ये गैसों का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा है, पसीने के रूप में जल और लवण यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यकृत है, विषैले पदार्थों का विघटन करता है। और आंत यानी बड़ी आंत भी है जो ठोस अपशिष्ट का निष्कासन करते हैं। तो फेफड़े, त्वचा, यकृत और आंत अन्य उत्सर्जी अंगों में आते हैं। जबकि मेन अंग कौन से हैं, वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग है। तो उत्सर्जन तंत्र को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जनन तंत्र से कि कौन सा भाग मादा जनन तंत्र का है, कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग है। तो इसमें देखो, शुक्राशय, शुक्रवाहक और वृषण, ये तीनों तो क्या हैं, ये तीनों तो मानव नर जनन तंत्र का भाग हैं। ये जो फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब होती है वो मादा जनन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी शुक्राशय, शुक्रवाहक और वृषण तीनों क्या हैं, मानव नर जनन तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग है। ऊपर तो पूछा था कौन सा भाग नहीं है, यहाँ पूछा है कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग है। तो पहले देखो, पहला शुक्रवाहक तो होता है, हमें पता है। और देखो मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, ये भी होता है क्या, हाँ होता है। मूत्र मार्ग और यूरेथ्रा भी नर जनन तंत्र का भाग होता है। तीसरा, ये जो डिंब वाहिका या फैलोपियन ट्यूब तो नहीं होती, यह तो मादा जनन तंत्र का भाग है। इसमें देखो, डिंब वाहिका या फैलोपियन ट्यूब तो मादा जनन तंत्र का भाग है। और ये गर्भाशय, गर्भाशय भी क्या है, मादा जनन तंत्र का भाग है। अब मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि भी क्या है, नर जनन तंत्र का भाग है। तो गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिका तो नहीं है, और बी सी डी है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी कहीं दिखेंगे, इसमें शायद ऑप्शन यहाँ ये गलत है, ये बी सी डी था। यहाँ क्या था, बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी है। देखो मूत्र मार्ग, शुक्रवाहक और प्रोस्टेट ग्रंथि ये तीनों क्या है, मानव नर जनन तंत्र के भाग हैं। जबकि गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब मादा जनन तंत्र के भाग हैं। अब मादा हार्मोन और नर हार्मोन होते हैं। मादा हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, मादा हार्मोन है। और नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। पूछा जाता है कई बार कि नर हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन होता है। मादा हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वृषण की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, सेमनीफेरस नलिका है। वृषण की कार्यात्मक इकाई सेमनीफेरस नलिका है। आगे चलते हैं। अब हम मानव नर जनन तंत्र के प्रमुख भागों के बारे में वर्णन ही कर लेते हैं। मानव नर जनन तंत्र मुख्य कार्य क्या है, मानव नर जनन तंत्र का शुक्राणु निर्माण। मानव नर जनन तंत्र का मुख्य कार्य है शुक्राणु निर्माण। इसके प्रमुख अंग कौन से हैं, पहला देखो वृषण। वृषण क्या करता है, यह शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। वृषण क्या करता है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। तो पहला अंग तो कौन सा हो गया, वृषण है जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। दूसरा देखो एपिडिडिमिस, दूसरा है एपिडिडिमस। याद रखना, वृषण से निकले शुक्राणु जहाँ परिपक्व होते हैं और संग्रहित रहते हैं, एपिडिडिमस कहलाता है। वृषण से निकले शुक्राणु जहाँ परिपक्व होते हैं और संग्रहित रहते हैं, एपिडिडिमस कहलाता है। तो पहला भाग वृषण, दूसरा एपिडिडिमस, तीसरा शुक्रवाहक नली। यह एक नली है जो शुक्राणु को एपिडिडिमस से मूत्र मार्ग तक ले जाती है, शुक्रवाहक नली कहलाती है। फिर एक होता है शुक्राशय।
यह ग्रंथि वीर्य के लिए पोषक तरल प्रदान करती है जिसमें शुक्राणु तैरते हैं। और फिर एक प्रोस्टेटेट ग्रंथि होती है, वो भी मानव नर जनन तंत्र का भाग है। फिर एक मूत्र मार्ग, मूत्र और वीर्य दोनों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो मानव नर जनन तंत्र के भाग कौन से हैं? एक तो वृषण है, एक एपिडिडिमस है, एक शुक्रवाहक नली है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है और मूत्र मार्ग है। याद रखना 6 हैं: वृषण, एपिडिडिमस, शुक्रवाहक नली, शुक्राशय, शुक्रवाहक, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग। वृषण, एपिडिडिमस, शुक्रवाहक नली, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्र मार्ग। आगे चलते हैं। आगे हम मानव मादा जनन तंत्र के भागों के बारे में वर्णन करते हैं। इनका मुख्य कार्य है अंडाणु बनाना, निषेचन को संभव बनाना और भ्रूण को विकसित करना। मानव मादा जनन तंत्र का कार्य है अंडाणु बनाना, निषेचन को संभव बनाना और भ्रूण को विकसित करना। इसके भाग हैं, पहला है अंडाशय या ओवरी। मादा के पहला भाग है अंडाशय या ओवरी, अंडाणु का निर्माण करता है और स्त्री के हार्मोन हमने पढ़े थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। यानी पहला भाग है अंडाशय या ओवरी जो अंडाणु का निर्माण करता है और स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। इंपॉर्टेंट बात है, अंडाशय पहला भाग है जो अंडाणु का निर्माण करता है और स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। दूसरा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैलोपियन नलिका और अंडवाहिनी। क्या पार्ट का नाम है? फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। यह अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाती है और निषेचन या फर्टिलाइजेशन यही होता है। निषेचन के लिए कौन सा पार्ट उत्तरदायी है? फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। पहला पार्ट अंडाशय जहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं, दूसरा फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी जहाँ निषेचन होता है, तीसरा गर्भाशय। निषेचित अंडाणु जो जाइगोट कहलाते हैं, वहाँ भ्रूण बनता है जो 9 महीनों तक विकसित होता है। गर्भाशय में निषेचित अंडाणु जो जाइगोट कहलाता है, यहाँ भ्रूण बनता है जो 9 महीनों तक विकसित होता है। फिर एक गर्भाशय ग्रीवा होता है। फिर योनि वजाइना, योनि में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। यानी मानव मादा जनन तंत्र के भाग हैं अंडाशय या ओवरी, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा और योनि वजाइना। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क या किडनी गुर्दे के पास स्थित होती है और थाइमस ग्रंथि छाती के पास स्थित होती है। देखो, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में, थायराइड ग्रंथि गर्दन के पास होती है, एड्रिनल वृक्क या किडनी के पास होती है और थाइमस ग्रंथि है वो छाती के पास होती है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में, थायराइड गर्दन में, थाइमस छाती में और एड्रिनल किडनी के पास। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे विशेष ग्रंथि होती है जो हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन सीधे रक्त में मिलते हैं, डायरेक्ट रक्त में मिलते हैं और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन सीधे रक्त में मिलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह ग्रोथ हार्मोन GH सोमाट्रोपिन स्रावित करती है जो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। कई बार पूछा जाता है कि शरीर को वृद्धि को नियंत्रित करती है या ग्रोथ हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। यह ग्रोथ हार्मोन GH या सोमाटोट्रोपिन स्रावित करती है जो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। यह TSH हार्मोन स्रावित करती है जो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ये ACTH हार्मोन को स्रावित करती है जो एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। FSH और LH हार्मोन जनन ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। यानी TSH, ACTH, FSH, LH और GH यानी ग्रोथ हार्मोन, ये सारे क्या हैं? ये सारे पीयूष ग्रंथि द्वारा ही
स्रावित होते हैं तभी तो ये मास्टर ग्रंथि है, क्योंकि ये सब पे नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करती है, एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करती है, जनन ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहलाती है। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो दूध उत्पादन में सहायक होता है। एक होता है ऑक्सीटोसिन, इस हार्मोन का नाम स्पेशल है ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये जिसमें सक्रिय होता है वो सामाजिक बंधन, प्यार और प्रजनन कार्यों में महिलाओं में यह प्रसव और स्तनपान के लिए आवश्यक है। ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन होता है? वो लव हार्मोन कहलाता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावण करती है? तो थायराइड ग्रंथि करती है थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण। पहले पढ़ा है अपने। थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? अवटु ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। यह है गर्दन के सामने स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गर्दन के सामने। यह थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। थायरोक्सिन चयापचय दर को बढ़ाते हैं, नियंत्रित करते हैं। थायरोक्सिन चयापचय दर को नियंत्रित करता है, यानी उपापचय दर को नियंत्रित करता है। आयोडीन इस हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक क्या है? आयोडीन है। आयोडीन कमी से गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है। हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कौन करता है? थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी से स्रावित टीएसएच इसे नियंत्रित करता है, ये मैंने पढ़ा है। तो थायराइड ग्रंथि अवटु ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, गर्दन के सामने। थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन चयापचय यानी उपापचय को नियंत्रित करता है। आयोडीन जरूरी है, आयोडीन कमी से गलगंड रोग, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित और शरीर के तापमान को नियंत्रित। और पिट्यूटरी से स्रावित टीएसएच हार्मोन इसे नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? तनाव प्रतिक्रिया। एड्रिनलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तनाव प्रतिक्रिया। तनाव में प्रतिक्रिया देने का कार्य किसका है? एड्रिनलिन हार्मोन का है। पढ़ते हैं, देखो। एड्रिनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। अधिवृक्क यानी वृक्क के ऊपर होती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। यह प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होती है। यह एड्रिनलिन और कार्टिसोल हार्मोन स्रावित करती है। ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? एक तो एड्रिनलिन, एक कार्टिसोल हार्मोन स्रावित करती है। दो चयापचय, रक्तचाप और तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को विनियमित करने में मदद करते हैं। एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिसोल तनाव की स्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है। ये दो भागों से बनी होती है। बाह्य भाग कोर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। इसकी कमी से एडिसन रोग हो जाता है। किसी कमी से कौन सा रोग होता है? एडिसन। एड्रिनल ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। 3F का अर्थ क्या होता है? 3F, क्योंकि पहले ऐप का अर्थ फाइट, फ्लाइट और फियर, लड़ाई, भागना और डर जैसी तनावपूर्ण स्थितियों में हार्मोन का स्राव करती है, तो इसे 3F ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह फाइट, फ्लाइट और फियर जैसी तनावपूर्ण स्थितियों में हार्मोन का स्राव करती है। तो एड्रिनलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तनाव प्रतिक्रिया। अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, वृक्क के ऊपर होती है। एड्रिनलिन और कार्टिसोल का उत्पादन करती है, प्रतिक्रिया को विनियमित कार्य करने में मदद करती है। एड्रिनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। कार्टिसोल ऊर्जा प्रदान करता है। एड्रिनल को 3F ग्रंथि कहते हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर। नेक्स्ट, बच्चों में सबसे सक्रिय ग्रंथि कौन सी होती है? बच्चों में सबसे अधिक सक्रिय ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि बच्चों में सक्रिय होती है और बाद में ये लुप्त हो जाती है। देखो, थाइमस ग्रंथि यह छाती में हृदय के ऊपर स्थित होती है। यह बच्चों में सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। यह रोग प्रतिरोधक बढ़ाने में सहायक है। यह टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के विकास में भूमिका निभाती है। उम्र के साथ यह ग्रंथि सिकुड़ जाती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है और बाहरी संक्रमण से लड़ने में सहायक है। यानी थाइमस ग्रंथि छाती में हृदय के पास स्थित है, बच्चों में सबसे अधिक सक्रिय, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित, रोग प्रतिरोध बढ़ाने में सहायक, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के विकास में भूमिका, उम्र के साथ सिकुड़ जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है, बाहरी संक्रमण से लड़ने में सहायक है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है? कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है? तो इसका आंसर हो जाता है पैराथायरॉयड।
कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखती है? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के पीछे स्थित होती है। ये पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करता है। हार्मोन की अधिकता से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। यानी पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के पीछे स्थित होती है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करता है। हार्मोन की अधिकता से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण पीनियल ग्रंथि करती है। कौन करती है? पीनियल ग्रंथि। यह मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है। ये मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। मेलाटोनिन नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन। कौन स्रावित करती है? पीनियल ग्रंथि। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक नियंत्रक कहा जाता है। इसे बायोलॉजिकल घड़ी भी कहते हैं। यह अंधकार में सक्रिय होती है। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहते हैं या मस्तिष्क का मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। यह शरीर की दिनचर्या समय को नियंत्रित करती है। यानी नींद जागरण चक्कर, यानी हमें नींद नहीं आ रही या नींद आने के लिए जो समय होता है ना, वो उसको चक्कर को नियंत्रित करने का कार्य करती है पीनियल ग्रंथि। देखो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि है। ये मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। मेलाटोनिन नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अंधकार में सक्रिय होती है। तीसरी आंख कहते हैं, मस्तिष्क का मरुस्थल कहते हैं और शरीर की दिनचर्या के समय को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, पेंक्रियाज कौन सी ग्रंथि है? पेंक्रियाज ग्रंथि कौन सी होती है? याद होगा आपको, पेंक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि को। तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों। पेंक्रियाज कौन सी ग्रंथि है? दोनों। देखो अग्नाशय या पेंक्रियाज द्विकारी ग्रंथि होती है। ये उदर में स्थित होती है, पेट में। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज को कम करता है। ग्लूकागोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसका बाह्य भाग पाचक एंजाइम भी बनाता है जो शरीर की शर्करा को नियंत्रण या संतुलन बनाए रखता है। इंसुलिन, देखो इनके थोड़े अध्ययन और करते हैं। इंसुलिन तो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और ग्लूकागोन है ना, वो अल्फा कोशिकाओं से बनता है। यानी इसमें लैंगरहैंस द्वीप होते हैं ना, उसमें अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो इसमें जो इंसुलिन है ना, वो तो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और ग्लूकागोन है ना, वो अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन तो बीटा कोशिकाओं से और ग्लूकागोन अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसके बारे में अपने पहले भी बहुत पढ़ा है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? हमने अभी पढ़ा था। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ बनते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन मादा हार्मोन हैं और ये अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अंडाशय के अंदर बनते हैं। वृषण में तो पुरुषों में क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन बनता है। देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय में बनते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? एस्ट्रोजन स्त्रीत्व के लक्षणों को विकास करता है। यानी युवावस्था में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो स्त्रीत्व के लक्षणों को विकास करने का कार्य तो करता है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भधारण में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण में सहायक होता है। अब पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण वृषण करता है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस जो एक ग्रंथि होती है वो सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को भी नियंत्रित करता है। यानी मास्टर ग्रंथि तो कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। बहिस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना स्राव शरीर के बाहर सतह या किसी अंग की खोखली गुहा में एक नलिका के माध्यम से छोड़ती है। वो तो अंतःस्रावी तो नलिका विहीन होती है, डायरेक्ट रक्त में छोड़ती है और ये नलिका के माध्यम से छोड़ती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? पहला देखो, अग्नाशय ग्रंथि तो दोनों हैं। यकृत, अश्रु ग्रंथि यानी आंसू वाली ग्रंथि, वसा ग्रंथि, पसीना ग्रंथि और लार ग्रंथि। यानी यकृत, अश्रु ग्रंथि, वसा ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये वो ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन का स्रावन नहीं करती। और अग्नाशय तो दोनों हैं। तो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में होती है। तो सबसे लंबी हड्डी तो फीमर, सबसे छोटी है स्टेपीज। देखो, कंकाल तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशु के कंकाल में 270 हड्डियाँ होती हैं और भ्रूण में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। यानी मानव शरीर में तो 206 हड्डियाँ होती हैं। जब छोटा बच्चा नवजात शिशु होता है उसमें 270 होती हैं और भ्रूण में 300 होती हैं। और मानव शरीर में वैसे कितनी होती हैं? युवावस्था में 206 हड्डियाँ होती हैं, नवजात शिशु में 270, भ्रूण में 300। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में होती है। नेक्स्ट देखो आगे, खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 होती हैं। जैसे कपाल में तो 8 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे की हड्डियाँ कितनी होती हैं? चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। वो गाना आपने सुना होगा, 14वीं का चांद, जैसे उसमें तो चांद यानी चेहरे को कहा गया था और 14वीं का चांद यानी 14 हड्डियों के बारे में बातें की जा रही थी। तो चेहरे की कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती है। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। तीनों के नाम है, मैलियस होती है, इंकस होती है और स्टेपीज होती हैं। तो 3 3 6 ये हो गई। कान में 3 हड्डियाँ होती है, मैलियस होती है, इंकस होती है और स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। तो 29 देखो, 8 तो कपाल में है, चेहरे में 14, 8 14 22 होती है। और कान की अगर जोड़ लें तो 3 3 6 ये 28 हो गई। और एक गले की हड्डी होती है, वो 29। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ हो गई? 29। रीढ़ की हड्डी या मेरुज्जू में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? 33। रीढ़ की हड्डी या मेरुज्जू में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? 33 होती हैं। पसलियों की कुल संख्या, पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की कुल संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी 24 होती है। पसलियाँ होती हैं 12 12 24। और एक जो पसलियों को दोनों साइड को जोड़ने का कार्य करती है वो एक स्टर्नम हड्डी कहलाती है। वो कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम। यानी पसलियों की दोनों 12 12 होती है, 24 होती है ना, तो इनके बीच में जो हड्डी होती है वो कहलाती है स्टर्नम। कंधे की हड्डी को स्केपुला कहते हैं। कंधे की हड्डी को स्केपुला कहते हैं। घुटने की हड्डी को पटेला कहा जाता है। कंधे की हड्डी को स्केपुला और घुटने की हड्डी को पटेला कहा जाता है। कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं। कलाई में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। हाथ की अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हाथ की अंगुली में 14 हड्डियाँ होती हैं। टखने में 7 हड्डियाँ होती हैं। टखने में कितनी होती हैं? 7। देखो, कलाई में 8, खोपड़ी में 29 पढ़ ली, कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 3 3, रीढ़ की हड्डी में 33, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, एक स्टर्नम। कंधे की हड्डी को स्केपुला, कलाई में 8 होती हैं, अंगुलियों में 14 होती हैं और टखने में कितनी होती हैं? 7 होती हैं। हाथ की हड्डियाँ, एक हाथ की हड्डी कितनी होती है? 30 30 होती है। एक हाथ एक पैर की अलग अलग हड्डियाँ देखें तो 30 30 हड्डियाँ होती हैं। तो दोनों हाथों की 60 इस प्रकार होती हैं। शरीर की एकमात्र चलायमान खोपड़ी की हड्डी, यानी खोपड़ी की ऐसी हड्डी जो चलायमान होती है वो कौन सी होती है? निचला जबड़ा है। शरीर की एकमात्र चलायमान खोपड़ी की हड्डी निचला जबड़ा है। अस्थियों का निर्माण ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। अस्थियों का निर्माण ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को स्नायुबंधन या लिगामेंट कहते हैं, पढ़ चुके हैं। हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को स्नायुबंधन या लिगामेंट कहते हैं। और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक को कंडरा या टेंडन कहते हैं। यानी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक को कंडरा या टेंडन कहते हैं। चेहरे में कुल 14 हड्डियाँ होती हैं, पढ़ चुके हैं हम। दुराग्र संधि या पाइवेट जॉइंट ये गर्दन में पाया जाता है। दुराग्र संधि या पाइवेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है। कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है, जिसके कारण कोहनी को पीछे नहीं मोड़ सकते, इसमें हिंज संधि होती है। ये दुराग्र संधि जो पाइवेट जॉइंट है ये गर्दन में पाया जाता है। ओस्टियोलॉजी का अर्थ है हड्डियों का अध्ययन। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ह्यूमरस नाम की हड्डी बाह में, ऊपरी बाह में पाई जाती है, जो कंधे से लेकर कोहनी तक जाती है। कंधे से लेकर कोहनी तक की हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। तो मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी जबड़े की हड्डी है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिस। सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्पेटियस, कान में होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी जीवा या जीभ होती है, अपनी जो जीभ है वो सबसे मजबूत मांसपेशी है। और सबसे लचीली मांसपेशी हृदय की मांसपेशी होती है। तो लचीली तो हृदय की, मजबूत जीभ की, छोटी स्टेपिडियस कान में और बड़ी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन अंग शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 का है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? मस्तिष्क, हृदय, मस्तिष्क मेरुदंड, मस्तिष्क फेफड़े, मस्तिष्क फेफड़े।
तो कौन कौन से होते हैं? तो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसमें एक तो मस्तिष्क होता है और एक मेरुदंड यानी पीढ़ की हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क और मेरुदंड। देखो, तंत्रिका तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र है जो शरीर के विभिन्न भागों से संदेश को प्राप्त करता है और उन्हें मस्तिष्क और मेरुदंडों तक पहुंचाता है और वहां से आदेश भेजकर शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? संदेश प्राप्त करना, भेजना और नियंत्रण करना। तो तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके तीन भाग होते हैं। पहला तो मस्तिष्क होता है, दूसरा मेरुदंड होता है, तीसरा तंत्रिकाएं होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तीन भाग हैं, मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाएं। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें दो भाग होते हैं, एक तो शारीरिक होता है, एक स्वायत्त तंत्रिकाएं होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में शारीरिक यानी कायिक और स्वायत्त तंत्रिकाएं होती हैं। शारीरिक क्या बोलते हैं? कायिक। और स्वायत्त तंत्रिकाएं होती हैं। अब ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसके बारे में पूछते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं कौन सी होती हैं? जैसे दिल की धड़कन, पाचन, श्वसन आदि को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक तो सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। दो भाग हैं, सहानुभूतिक और पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन याद रखना, ये अनैच्छिक क्रियाओं जैसे दिल की धड़कन, पाचन, श्वसन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका के तीन भाग हैं, मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाएं। तो इसमें आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। दोनों नाम याद रखना, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मस्तिष्क के कौन से भाग से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रित होता है? जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो उसको नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। ये तो मास्टर ग्रंथि है, वैसे ही सबको नियंत्रित करती है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम है, मस्तिष्क पेशी या सेरिब्रम है, या मस्तिष्क पृष्ठ या हाइपोथैलेमस? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है। सेरिबेलम नहीं बल्कि सेरिब्रम यानी मस्तिष्क पेशी। ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क पेशी या सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। देखो थोड़ा सा, मस्तिष्क के तीन भाग पड़ते हैं। पहला मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रम या मस्तिष्क पेशी। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह सोच, स्मृति, भाषा और संवेदी जानकारी के लिए जिम्मेदार है। यानी सेरिब्रम होता है, यह सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क पेशी बोलते हैं इसको। यह सोच, स्मृति, भाषा और संवेदी जानकारी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है सेरिबेलम। दूसरा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। यह मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है, छोटा दिमाग। यह शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। कई बार किसी के सर के पीछे मार देते हैं, वो कहता है यहाँ मत दो मेरे, ऐसे होता है ना कुछ। तो ये मस्तिष्क के पीछे होता है सेरिबेलम। ये शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। पीछे जब चोट लग जाती है कई बार तो व्यक्ति की याददाश्त जा सकती है, संतुलन नहीं रहता, तो ये सेरिबेलम होता है जो शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। तो पहला कौन सा था? सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा है ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क पृष्ठ। यह मस्तिष्क के सबसे निचले भाग में स्थित होता है और स्वायत्त शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्वायत्त शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित से श्वसन, हृदय गति, नींद जैसी बुनियादी जीवन के कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? यह करता है मस्तिष्क पृष्ठ। यह मस्तिष्क सबसे निचले भाग में होता है। सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम जो संतुलन और समन्वय को बनाता है, सेरिबेलम। सोच, स्मृति, भाषा और संवेदी के लिए सेरिब्रम। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य है दृष्टि और श्रवण संबंधी संवेदी मार्गों का नियंत्रण। क्या है? दृष्टि और श्रवण के संवेदी मार्गों का नियंत्रण, यह मध्य मस्तिष्क का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 56, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्वायत्त कार्य जैसे हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? वैसे तो वो पार्ट इसमें
अब मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं। एक तो वो पढ़ लिए अपने सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। अब वैसे कई बार इसके अंदर अपन पढ़ते हैं जैसे प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ये तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो स्वायत्त कार्यों जैसे हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो ये पश्च मस्तिष्क होता है, क्योंकि पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, यहाँ हाइपोथैलेमस होता है जो नियंत्रित करता है। तो पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर के स्वायत्त कार्यों जैसे हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट, अब हम एक बार मस्तिष्क के मुख्य भागों के बारे में थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, देखो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या आगे का भाग, ये अग्र मस्तिष्क होता है। इसमें सेरिब्रम, देखो ये नाम आ गया ना सेरिब्रम, वो पार्ट वैसे डिवाइड कर लो चाहे वैसे डिवाइड कर लो। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिब्रम जो सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस शामिल है। अगर मस्तिष्क में क्या क्या होते हैं, सेरिब्रम होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है, जो सोच, विचार, भावना, सम्मति, इंद्रिय प्रतिक्रिया और शरीर के स्वायत्त कार्यों का नियंत्रण करता है। अब देखो, यह सोच, विचार, भावना, सम्मति, इंद्रिय प्रतिक्रिया सेरिब्रम भी करता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस करता है नियंत्रण, शरीर के स्वायत्त कार्यों को नियंत्रण करता है, शरीर के स्वायत्त कार्य जो भी होते हैं उन पर नियंत्रण करता है। तो ये तो अग्र मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, बीच वाला भाग है, श्रवण और दृष्टि संबंधी संकेतों को नियंत्रित करता है। कार्य क्या है, दृष्टि और श्रवण के संवेदी मार्गों का नियंत्रण और शरीर की कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं। तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है, श्रवण और दृष्टि संबंधी मार्गों का नियंत्रण करता है। और पश्च मस्तिष्क पिछला भाग होता है, इसमें सेरिबेलम और पोन्स और मेडुला ओब्लोगेंटा शामिल है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और मेडुला ओब्लोगेंटा है। तो कार्य क्या करता है, तो समन्वय और संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो ये सेरिबेलम क्या कर रहा था, समन्वय और संतुलन बनाने का कार्य कर रहा था। और स्वायत्त कार्य जैसे हृदय गति और श्वसन का नियंत्रण, पिछला प्रश्न यही तो था, हृदय गति और श्वसन का नियंत्रण तो कौन करता है, पश्च मस्तिष्क यानी मेडुला ओब्लोगेंटा। स्वायत्त कार्य है, देखो, हृदय गति और श्वसन का नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ओब्लोगेंटा या पश्च मस्तिष्क। सेरिबेलम क्या करेगा, समन्वय संतुलन जैसे कार्य करेगा। तो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेंटा कुछ में है, पश्च मस्तिष्क में हैं। लेकिन स्वायत्त कार्यों का नियंत्रण ये अग्र मस्तिष्क भी करता है। तो आप अब समझ गए होंगे, अग्र मस्तिष्क बड़ा भाग है जो सेरिब्रम होता है, पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम वाला है, मेडुला ओब्लोगेंटा होता है उसमें जो हृदय गति श्वसन का नियंत्रण करता है, बीच वाला क्या करता है, श्रवण और देखने और सुनने संबंधी संकेतों को नियंत्रण करता है, ये बीच वाला पार्ट होता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 या 57 जो भी नंबर है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त पट्टिकाणु, दोनों में, श्वेत और लाल दोनों में। श्वेत में नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन का रक्त का रंग लाल होता है, इसलिए ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। आज की क्लास में हमने इतने प्रश्नों के साथ बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है। आज की क्लास में हम कोशिका से स्टार्ट किया, कोशिका, उत्तक, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, जनन तंत्र, इन सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इन सब को हमने ध्यान में रखकर इस क्लास को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास किया है। इस क्लास में टाइम जरूर ज़्यादा लगा है, लेकिन हमने पूरे मानव शरीर को एक ही क्लास में पिरोने का कार्य किया है। इस क्लास को आप परीक्षा से पहले 2, 3 बार, 4 बार देख लेना, तो आपका मानव शरीर के संबंधित कोई भी प्रश्न इसी एग्ज़ाम में तो क्या किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। हमने साइंस विषय की 7 क्लासें दी हैं जिनसे सारा कुछ कवर हो गया है। हमने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के जो टॉपिक दिए हैं उन सारे टॉपिक को हमने 7 क्लासों के अंदर कवर कर लिया है। आई होप आपके लिए ये 7 क्लासें बड़ी कारगर सिद्ध होगी और आप अपने 5 से 5 क्वेश्चन सही करने में कामयाब होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ या नेक्स्ट किसी दूसरे सिलेबस के साथ, हम नई बुक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।